नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है झारखंड टेट 2026 के एमसीक्यू में। हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस के नाम से जानते हैं, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हम पढ़ेंगे पाठ्य वस्तु, जिसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा हम लोग का ईवीएस का जो सिलेबस दिया गया है, क्लास 1 to 5 के सिलेबस या फिर क्लास 1 to 8 के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में। दूसरा हम पेडागोजी पढ़ेंगे, जिसका 10 प्रश्न इसमें मिलेगा आपको। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल गया है कितने हैं, 30 है। इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें वीडियो को, इसके लिए कोई प्राइस नहीं लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, उसके बारे में हमको ढूंढना है। ठीक है, तो यह छायादार नहीं होता, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नाम में ही वृक्ष है तो वृक्ष तो ऑलरेडी छायादार होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, बिल्कुल सही जवाब है। इसकी लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं यह गलत हो जाएगा। आप अगर सीटेट का तैयारी किए हैं या फिर आप अगर 6 to 8 का जो सिलेबस है, 6 to 8 नहीं, 4 से लेकर के अगर 8 के सिलेबस का पढ़े हुए एनसीईआरटी, तो वहाँ पर आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में पता चल जाएगा। यह कहाँ मिलता है? या राजस्थान में जो है यह वृक्ष मिलता है रेगिस्तानी एरिया में। हाँ, और मैं बता देना चाहता हूँ सभी से कि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिया है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से लिया हुआ है, जो न्यू सिलेबस में डाले गए हैं, जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है JCERT और NCERT से क्वेश्चंस के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से मैंने क्वेश्चन सारा बनाया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कथन ये, यहाँ कारण और कथन दिए हुए रहेंगे। कथन को आपको पहले पढ़ना है और देखना है कि कथन के अनुसार जो है कारण दिया गया है, रीजन दिया गया है, वह सही है या नहीं है। ठीक है, आइए। पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कथन कि पंछी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। रीजन क्या है? जो रीजन मिला है अगर वह सही है तो इसका ऑप्शन में हम देख करके उसका विकल्प सही कर लेंगे। लेकिन अगर रीजन गलत हो तो यहाँ पर क्या होगा, कथन सही हो जाएगा, सिर्फ रीजन गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए, कारण है पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए उन्हें आसपास देखने के लिए गर्दन घुमानी पड़ती है। बिल्कुल सही है। जो पंछी हैं उनका पुतली जो है आंख का, वो घूमता नहीं है। जैसा हम लोग जो है एक जगह खड़ा रख करके अपने सिर्फ आंख को घुमाते हैं चारों तरफ, ऐसा पंछियों में नहीं देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं होने के कारण जब पंछी अपने आसपास देखना चाहते हैं, पीछे देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपना गर्दन हिलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर ये सही हो जाएगा। पंछियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है और वो घूम नहीं सकती, इसीलिए वे आसपास देखने के लिए अपने गर्दन क्या करते हैं, बहुत अधिक हिलाते हैं। ठीक है, इसका ये और यार दोनों सही है, और यार जो है रीजन जो है ये का सही व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के लिए किस समूह में लौह तत्व यानी आयरन की प्रचुरता होती है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें आयरन की प्रचुरता अधिक होती है? आयरन जो है आंवला, पालक और गुड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए यह बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है मधुबनी चित्रकला के बारे में। क्वेश्चन है, मधुबनी एक पुरानी चित्रकला है, यह नाम किस आधार पर पड़ा है? क्या रीजन है मधुबनी पेंटिंग नाम पढ़ने का? ठीक है, मधुबनी चित्रकला क्यों नाम पड़ा? तो इसका सिंपल सा नाम आंसर यह है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जिसके नाम पर यह मधुबनी चित्रकला पड़ा है। क्यों? क्योंकि मधुबनी जिला में ही यह बहुत मात्रा में जो है यह चित्रकला वहां के लोग ही बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वह सारा क्या है, गलत है। यहाँ मधु और शहद से कोई मतलब नहीं है, मिथिला का राजा जो है उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ नंबरिंग गलत है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर, 5 नंबर वैसे हो जाएगा, लेकिन हम 6 नंबर से लेकर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देते हैं? अब देखना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडा देता है। तो चूहा, चूहे बच्चे देते हैं। गिलहरी भी बच्चा देता है। चमगादड़ एक ऐसा पंछी है जो बच्चा देता है। तो यहाँ किसको पूछा गया? अंडा देने वाले हमको जानवर देखना है। तो अंडा देने वाला क्या है? सिर्फ छिपकली ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सांप, सांप भी जो अंडा देता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है वह भी अंडा देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, केचुआ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, सही कारण चुनिए। क्यों माना जाता है किसानों का मित्र? पहला है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। हम केचुओं को किसानों का मित्र इसलिए बोलते हैं कि केचुआ क्या करता है, जो पत्ता खेत में गिरा हुआ और पौधा सड़ गया है, मतलब जमीन में गड़ गया है, उसको क्या करता है, केचुआ खा करके खाद बना देता है। और जो हमारे जो फसल हम रोप रहे हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, मतलब फायदेमंद हो जाता है। तो ये नंबर 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। कछुए जमीन में छेद बनाकर उसे पोली बनाते हैं, बिल्कुल सही है। केचुआ क्या करता है, हमारा जो जमीन है खेत का, वहां देखने को क्या मिलेगा, खेत हमने जोत दिया है। अब फसल का जड़ जो है जमीन में फैलने के लिए भुरभुरा होना चाहिए। तो केचुआ क्या करता है, जमीन को भुरभुरा बना देता है, जिस कारण फसल अच्छी तरह से फैल पाता है उसके जड़, और अच्छा तरह से विकास कर पाता है। तो 2 नंबर भी सही हो जाएगा। थर्ड देखिए, वे खरपतवार को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। नहीं, यह गलत है। केचुए खरपतवार को नहीं खाते हैं। वह किसको खाते हैं? मृत पत्तियां और पौधों को, जो मरा हुआ पत्ता और पौधा है उसको खाते हैं। तो कौन सा यहाँ सही होगा? तो यहाँ ये नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 8वां नंबर, देखिए। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बूंद बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। ब्रेल लिपि किसके लिए होते हैं? तो ब्रेल लिपि जो है, जिसके आंख में प्रॉब्लम है, जो देख नहीं पाता, उसके लिए बनाया गया। जो नहीं देख पाता वो कैसे पढ़ता है? मोटा कागज पर जो उभार बना हुआ, बिंदु बना हुआ रहता है, जिसको उंगली से छू छू करके बच्चा लोग पढ़ते हैं। जैसे समझिए एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। कितने अंक का होता है? 6 बिंदु का होता है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, इस तरह से होता है। अब कि क्या होता है 6 बिंदु का? देखने वाली बात है कि कभी मान लीजिए ए लिखना है, हम लोग ए इस तरह लिखते हैं। हो सकता है ब्रेल लिपि में ये इस तरह से लिखा जाता, इस तरह से। तो क्या किया जाता है ब्रेल लिपि में? 1 2 3 ही बिंदु बना हुआ मिलेगा आपको। जैसे ही इसके जानकार लोग जैसे इसको छुएंगे उंगली से, यहाँ उंगली में इसको बिंदु इस तरह से दिखेगा उभार, वह समझ जाएगा ये क्या है, ये है। उसी तरह बी के बारे में हो सकता है बी किस तरह से लिखा जाता होगा। बी, बी मान लीजिए इस तरह से लिखा जाता होगा, इस तरह से मान लेते हैं। इस तरह से अगर लिखा जा रहा है तो उभार के कारण उसको देख करके बच्चा समझ लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में क्या है? बीज के अंकुरन के लिए हवा, पानी और उचित तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। अगर आप कोई बीज को अंकुरित देना चाहते हैं, कि बढ़ने के लिए देना चाहते हैं, कि पौधा बने, तो उसको आप क्या करें? हवा में रखें, पानी दें और उचित तापमान भी रहे। ऐसा नहीं कि बहुत कम तापमान और अधिक तापमान दे देने से अंकुरित हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, कारण देखिए, बीजों को फ्रीज में रखने पर वे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। नहीं, यह गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्रीज में अगर हम बीज को रखेंगे तो इसका अंकुरन का जो दर है, अंकुरित धीमा हो जाता है या रुक जाता है। तो रीजन इसका क्या होगा? गलत है। तो कौन सा सही होगा? देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, तरुण भारत संघ नामक संस्था के संचालक कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। राजेंद्र सिंह जो हैं, यह तरुण भारत संघ के संस्थापक थे।
सही है। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। यह पेड़ ऐसा है जिसमें, इस पेड़ में जो है पानी जो है सो भरा हुआ रहता है यहाँ अंदर में। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ में यहाँ अंदर में पानी भरा हुआ रहता है। जब गर्मी के दिनों में क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया के यहाँ के निवासी लोग, यहाँ से पाइप डाल करके इस पानी को निकाल करके यूज करते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? यानी अगर हाथी कहीं जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसको संभालेगा कौन, किधर जाना है, इसके बारे में कौन इस पे ध्यान रखता है? तो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो इस पर नजर रखती है। ठीक है, क्या है? हथनी। बी नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला है कथन, ये दिया गया है, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर के समय में अंडा देती है। ठीक है, तो क्या है? सही है, मधुमक्खियां जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। क्यों? क्योंकि इसमें फूल के निकलने का जो है अनुकूल समय होता है। आप देखेंगे अधिकतर सब्जियां आपको इसी समय रोपे हुए मिलेंगे। आपको सरसों का फूल मिल रहा है, गुलाब फूल मिल रहा है, जितने भी फूल आपको दिखेंगे अधिकतर आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है। अब इसका कारण क्या है देखते हैं। यह समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। क्यों? क्योंकि अनुकूल तापमान है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा। दिसंबर जाते जाते ठंडा बढ़ जाता है, लेकिन अनुकूल समय रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि देखिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अगर दिसंबर अक्टूबर में है तभी तो है, अगर अंडा दे पा रहा है तो इसलिए इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफेथिलिस, नेफेथिस यानी घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसको किस नाम से जानते हैं हम? इसको शिकारी पौधा के नाम से जानते हैं। घटपर्णी पौधा जो है वह नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए यह क्या करते हैं, अपने जो छोटे छोटे कीट पतंग उसको ही खाते हैं यह पौधा। बाकी पौधे जो है जड़ से नाइट्रोजन को लेते हैं। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनेन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा सिनकोना पेड़। सिनकोना ट्री जो है, सिनकोना ट्री, इसके छाल से जो है मलेरिया की दवा बनती है। और मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो मलेरिया की दवा का नाम है कुनेन की दवा, है ना, कुनेन। कुनेन जो है मलेरिया दवा होती है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले सेट में भी लिया था लेकिन वहां क्वेश्चन अलग तरह से था। नीचे दिए के कौन सा एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है? तो झारखंड में ही तोरंग का मतलब जंगल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको किस भाषा में? कुड़ुख की भाषा में जो है, कुड़ुख की भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर है, जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी तब होती है। वाष्पीकरण कब होता, किसको बोलते हैं वाष्पीकरण? वाष्पीकरण मतलब जो हमारे आसपास का जो पानी है वह भाप बन करके इन्वायरमेंट में चला जाना ही वाष्पीकरण कहा जाता है, या फिर एवोपरेशन कहलाता है। तो यह प्रक्रिया सबसे धीमा कब होगा? यह नहीं पूछा गया धीमा कब होती है, तो यह धीमा सबसे कब होगा? सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों घट जाए तो यह सबसे धीमा हो जाएगा। आप देखेंगे ठंड के दिनों में अगर कपड़ा आप सूखने के लिए दिए हैं तो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे सूखता है। क्यों? क्योंकि तापमान उस समय कम रहता है। लेकिन गर्मी के क्षेत्र में दिनों में क्या करेंगे आप? गर्मी के दिनों आप क्या कीजिए एक गिलास में पानी रख लीजिए और एक बड़ा सा बर्तन में पानी रख लीजिए। देखिए गिलास का पानी बहुत कम जो है वाष्पित होगा, लेकिन बर्तन का पानी तुरंत वाष्पित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया है।
पानी फैल गया है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। कथन ये और कारण दिए गए हैं। देखिए, एनीमिया लोहे की कमी से होती है, सही है। एनीमिया जो है लोहे की कमी से होती है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है। आयरन को पूरा करने वाला कौन सा सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? पालक साग, गुड़ हो गया, हमने भी बताया था। चलिए आगे। देखिए, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में होती है। यह कारण भी आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एनीमिया लोहे की कमी से होता है, यह तो सही है। और गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, यह भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया पारिस्थितिक तंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, क्लास भी मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो हम लोग जानते हैं अर्थ पर जो है ऊर्जा का एकमात्र और प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश है। इसी के थ्रू हमारे पास ऊर्जा आता है। लाइट के रूप में हमारे पास क्या आता है? हीट आ जाता है अर्थ पर। लाइट के रूप में जो है एनर्जी पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं, उसको खा करके हमारे अंदर एनर्जी आता है। इसी तरह से एनर्जी बनता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? तो हम लोग को पता है पेट्रोलियम जो है जमीन के नीचे से निकालते हैं। तो जमीन के नीचे से कैसा निकलता है? जिस तरह हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तेल यूज कर रहे हैं, उस तरह से नहीं, कीचड़ की भांति निकलता है, कीचड़ की तरह। उससे हम लोग पेट्रोल, केरोसिन और डीजल बनाते हैं। तो क्या क्या पेट्रोल से नहीं निकलता है उसको बताना है। तो पेट्रोल के जो अपशिष्ट है उसे हम मोम हमारे पास मिल जाता है, ग्रीस भी हम बनाते हैं पेट्रोलियम से, और इसके अलावा डीजल भी हमारा पेट्रोलियम पदार्थ से मिल जाता है। बस सिर्फ कोयला जो है सो पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं बनता, कोयला अलग चीजों से बनता है, ठीक है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम भाग 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? यहां से नीचे जितना क्वेश्चन है वह पेडागोगी है, ठीक है, जिसे हम शिक्षा शास्त्रीय बोलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। क्या होता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य? तो इसका आंसर होगा बच्चों को अपने आसपास के परिवेश को खोजने का अवसर देना। आप बच्चे को किताबी भाषा में पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत कम समझेगा, लेकिन वही बच्चे को आप बोलिए अपने एनवायरनमेंट से जाकर के पत्ता जो है उसको बीच कर लाइए, चुन कर लाइए, उसको दिखाइए पत्ते कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसको जानवर का जो है और भी पत्थर चुन कर लाने बोलिए, दिखाइए कौन सा किस तरह का पत्थर होता है। इससे क्या होगा? बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो पर्यावरण अध्ययन का जो है यही उद्देश्य हमारा होता है सिर्फ। 21 नंबर क्वेश्चन फिर से कारण और कथन का है। देखिए, ईवीएस की कक्षा गतिविधि आधारित यानी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ईवीएस की कक्षा जो है एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, यानी बच्चा को इधर उधर भेजिए काम करने के लिए, गतिविधि करवाइए। ईवीएस की कक्षा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? बच्चा करके सीखेगा। आसपास में जो काम करे, अगर आप रोज खाना बना रहे हैं तो आप सीख रहे हैं ना, भले गलत बन गया, एक दिन नमक ज्यादा, मसाला ज्यादा चल गया, दूसरा दिन सीख गए। इस तरह बच्चा भी सीखेगा, ठीक। आगे देखिए कारण क्या है उसको देखते हैं। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग बच्चों में स्थायी ज्ञान विकसित करता है। कौन सा सही है? इसका दोनों सही है, ये और बी दोनों सही है, क्योंकि हम एक्टिविटी इसलिए करवाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्लास इसलिए लेते हैं ताकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे। डन है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले नए लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप अच्छा तैयारी कर सकें वीडियो देख करके, या फिर वीडियो को लाइक करके कुछ अपना कमेंट जो है जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। क्या सुधार चाहते हैं क्लास में, किस तरह का क्लास चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पोर्टफोलियो बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी क्यों है? उपयोगी है क्योंकि पोर्टफोलियो के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है, क्या होता है पोर्टफोलियो, उसको आप देख सकते हैं जाकर के वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम उतना डिटेल से नहीं बताएंगे ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। तो पोर्टफोलियो बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी क्यों होता है? तो याद रखेंगे, पोर्टफोलियो में जो है बच्चों में क्या है, यह बी नंबर से ही होगा, यह बच्चे की प्रगति का एक कार्मिक रिकॉर्ड रखता है, क्रम बाय क्रम रिकॉर्ड रखता है, इसीलिए पोर्टफोलियो जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्रम बाय क्रम का मतलब यह हो गया कि बच्चे को आपने सबसे पहले प्लस सिखाया, अब क्या करेंगे, आप दिखाएंगे इनटू करना सिखाएंगे, यहाँ इसे कितना टाइम लगा है सीखने में, क्या गलती कर रहा है, यहाँ पर क्या गलती कर रहा है, इन सभी का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में होता है टीचर के पास, ताकि बच्चे में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, एक शिक्षक बच्चों को बीज के अंकुरण का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें घर पर बीज उगाने को कहता है। यह उदाहरण है, बीज का अंकुरण कैसे होता है उसके लिए पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चे शिक्षक क्या कर रहा है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके दिखे, खुद से करके सीखे। तो यह कैसा प्रयोग हो गया, किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। व्याख्यान विधि मीन्स होता है आप कुछ कहानी वगैरह बोल करके स्टोरी बता करके सिखा रहे हैं, तो यह तो नहीं होगा। अनुशासन का भी तो नहीं होगा। केवल गृह का, केवल शब्द जो है वह गलत है। गृह कार्य होता तो घर का कार्य कर रहा है बच्चा, लेकिन केवल जोड़ देने के बाद सिर्फ केवल थोड़े ना है, यहाँ बच्चा बहुत चीज सीखेगा, प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। डन है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण पर है। पर्यावरण अध्ययन एक इंटीग्रेटेड विषय है, एक एकीकृत विषय है। कहने का यह मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वह सभी विषयों को मिला करके एक बनाया गया है, यहाँ पर यह बोला गया है। आइए रीजन देखते हैं। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है, और हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि विज्ञान में भी बहुत सारी चीज आपको पर्यावरण अध्ययन से देखने को मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान जो है खुद से भी सामाजिक पर्यावरण अध्ययन है, और पर्यावरण शिक्षा भी जो है क्या, पर्यावरण अध्ययन का ही पार्ट है। तो इन सभी चीजों को जोड़ करके बताया जाता है बच्चों को, ताकि सब चीज समन्वय करके एक साथ जोड़ करके बच्चा सीख पाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोनों सही है। कौन कौन सा? ए और आर दोनों सही है, आर ये की सही व्याख्या करता है। डन है। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। फील्ड ट्रिप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, यानी क्षेत्र भ्रमण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चे को आप बगीचा घुमाने ले गए, बच्चे को आप कहीं पर्यटक स्थल घुमाने ले गए, बच्चे को आप कोई ऐसा एरिया पर लोकेशन पर ले गए घुमाने के लिए जहां पर बहुत सारे पुराने चीज देखने को मिलेंगे, बच्चे को नई नई चीज देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो इसका मतलब है छात्र को हम चाहते हैं कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्राप्त करे, यानी छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करे, खुद के आंख से देखे और बच्चा क्या करे, सीखे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र भ्रमण ले जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर के ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। यही तो बोला गया था, फील्ड ट्रिप करके बच्चे को पढ़ाने के बारे में बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कथन ही है और कारण दोनों दिया गया है। आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रैंकिंग करना होगा। अच्छा, आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों का रैंकिंग करना होगा, बिल्कुल गलत है कथन। हम लोग रैंक करना ही नहीं चाहते, बच्चे को प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाना चाहते बच्चों में। आकलन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे कि कहाँ गलती कर रहा है, उसको सीख करके उसको सुधार कर सके। तो कारण तो इसमें गलत दे दिया गया है। इसमें बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो क्या होगा, यह भी गलत हो जाएगा, यानी बी नंबर ये और यार दोनों गलत है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन, मैपिंग कौशल
यानी मैपिंग स्किल विकसित करने से छात्रों में क्या विकास होगा? अगर मैपिंग कौशल विकसित करते हैं, बच्चे को मैप देखने के लिए सिखाते हैं लोकेशन का, तो क्या विकसित होगा? क्या करेगा बच्चा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ विकसित कर पाएगा बच्चा। अगर मैपिंग कौशल किसी बच्चे में आ गया, तो बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो किसी भी चित्र को देख करके, मैप को देख करके वो समझ पाएगा कि हमको किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। ठीक है, दिशा का ज्ञान भी बच्चों में हो जाएगा। हाँ, तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? व्यापक मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में पूछेंगे। तो इसके पहले भी जो है हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए। तो सतत मतलब होता है 100%, यानी लगातार। लगातार किसी काम को कर रहे हैं या तो किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, तो वो हो गया सतत। व्यापक मीन्स होता है पूरी तरह से, सभी तरह से जो मूल्यांकन करना, जैसे शैक्षणिक पार्ट और सह शैक्षणिक पार्ट। शैक्षणिक पार्ट में कौन कौन सा होगा? जैसे मैथ के बारे में आप मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चा का, साइंस के बारे में, उसी तरह एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में, यानी स्कूल में आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे ने क्या सीखा उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछ करके, एग्जाम लेकर के उसका मूल्यांकन करते हैं। सह शैक्षिक पार्ट में क्या होगा? सह शैक्षिक पार्ट में हो गया इमोशनल, आप किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप सोसाइटी में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका कैसा है, यह सभी चीज का मूल्यांकन जो है, भाषा का ज्ञान कैसा है, यह सारा क्या होगा? सह शैक्षणिक पार्ट में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास व्यापक शब्द का मतलब होता है। ठीक है, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस जो था एमसीक्यू यहीं पे समाप्त हुए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।